हेलो स्टूडेंट्स, एक कल आपने जो पढ़ा था लेविक्स लॉ ऑफ मिनिमम, ये उसी के संदर्भ में एक दूसरा लॉ है। इसको हम बोलते हैं शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। शेल्फोर्ड एक साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1931 में इस कंसेप्ट को समझा। अब इसको आप कैसे समझेंगे, उसको पहले मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। होता यह है कि जब किसी भी फैक्टर के लिए, किसी भी कारक के लिए, पर्यावरणीय कारक के लिए एक एक्सट्रीम कंडीशन आती है। एक्सट्रीम का मतलब है अति। दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो कारक सामान्य से बहुत अधिक या सामान्य से बहुत कम, दो स्थितियों में पहुंच सकता है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो सॉइल की पीएच हो, कोई भी कारक हो सकता है। वो कोई भी कारक सामान्य से या तो कैसा हो, अति में हो, एक्सट्रीम में हो, या फिर बहुत एक्सट्रीमली कम हो। दोनों ही स्थितियों में प्रजाति के लिए, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, सर्वाइवल यानी कि जीवित बचे रहने की संभावनाएं बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है। खासतौर से एनिमल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं। तो एनिमल के केस में क्या देखा गया है कि जब वो फिजियोलॉजिकल या जो कह सकते हैं ना तनाव की स्थिति आती है, उस तनाव की स्थिति को अवॉइड करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसे क्षेत्र में या ऐसे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं जहां पर वो तनाव तुलनात्मक रूप से कम होता है, यानी कि उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। तो ये अनुकूलता की तरफ जीवों का जाना, एक्सट्रीम से बचना, दूसरे शब्दों में अति से बचना, बहुत कमी से भी बचना, बहुत ज्यादती से भी बचना। तो एक एवरेज जोन, एक औसत क्षेत्र जिसके अंदर सारे कारक जो हैं वो रेंज ऑफ टॉलरेंस यानी कि बर्दाश्त के अंदर हो, सहनशीलता के अंदर हो, उस जोन में, उस क्षेत्र में जीव जंतु रहना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे सारी कंडीशन आइडियल होती हैं। अब आप देखेंगे कि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से कोई तनाव की स्थिति आ गई, अचानक से कोई चीज बहुत कम हो गई, अचानक से बहुत चीज ज्यादा हो गई। ऐसा तो नेचर में होता तो है, लेकिन बहुत कम होता है। तो उससे पहले क्या होता है कि एक जोन आता है, एक क्षेत्र आता है, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, कार्य की तनाव का क्षेत्र आता है। ठीक है, उस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वाले क्षेत्र में जब भी जंतु पहुंचता है तो उस क्षेत्र में उसकी आबादी, उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, और फिर वो एक्सट्रीम में चला जाता है तो बिल्कुल जंतु वहां से गायब हो जाता है। अपन एक ऐसी स्थिति में देखते हैं, मान लीजिए पानी है, पानी की बात कर रहे हैं अपन, एक फ्रेश वाटर है। अब उस फ्रेश वाटर में मान लीजिए एक पॉन्ड है, एक तालाब है। अब ऐसा तो है नहीं कि तालाब में सारे जीव जो है एक समान वितरित है। कुछ जीव हैं, जैसे मान लीजिए बड़ा तालाब है तो उसमें फिशेस भी होंगी, तो मछलियां होती हैं, तो वो नॉर्मली गहरे पानी में रहती हैं। कुछ एक मछलियां हैं वो ऊपर सतह पर तैरती हैं। कुछ दूसरे जो सूक्ष्म जो माइक्रो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको फिशेज वगैरह खाती हैं, वो हर जगह मिल जाते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। तो हर ऑर्गेनिज्म की अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण होता है। किसी भी हैबिटेट को आप ले लीजिए। अब अपन ने क्या किया, मान लीजिए उस तालाब के अंदर, उस पॉन्ड के अंदर जिसमें सारे तरह के जीव जंतु रह रहे हैं, वहां पे पानी की मान लीजिए सॉल्ट की मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया। पानी थोड़ा सा सॉल्टी हो गया, खारा हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि सारा पानी एक साथ खारा होगा। तो वो पानी का जो एक क्षेत्र है जो धीरे धीरे खारा होने लगा था, तो अपन क्या पाएंगे कि उस खारे क्षेत्र के पानी से जीव जंतु धीरे धीरे दूर भागते हैं, ऐसे क्षेत्र की तरफ भागते हैं जहां पे वो खारापन कम हो। पहले ऐसा तो नहीं कि सारे जीरो हो जाएंगे, तो पहले तो वहां पे जीव जंतु, जहां पे पानी खारा होगा, जिस क्षेत्र में पानी खारा होगा, वहां पे पहले जीवों जंतु, खासतौर जंतुओं की संख्या धीरे धीरे रिड्यूस होगी, कम होगी। और फिर एक ऐसा क्षेत्र आएगा जहां पे एक समय ऐसा आएगा जब वो जीव जंतु वहां से बिल्कुल, जब पानी खारा हो चुका होगा, वहां से गायब हो जाएंगे। तो ऐसे क्षेत्र की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे जहां पे पानी खारा ना होकर सामान्य है। तो वो ऑप्टिमम जोन आ गया, जोन ऑफ ऑप्टिमम एक्टिविटी। ऑप्टिमम मतलब है बिल्कुल अनुकूलतम परिस्थितियां हैं, जहां पे लाइट, प्रकाश, जहां पे भोजन की उपलब्धता, जहां पे पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, वो पोषक तत्व है, वो सब एक ऑप्टिमाइज सिचुएशन में रहते हैं। तो एनिमल्स मोस्टली वहां रहना प्रेफर करते हैं। तो ये जो लॉ है, ये अर्नस्ट शेल्फोर्ड ने प्रतिपादित किया, और ये बेसिकली एनिमल्स पे लागू होता है। कारण क्या है कि एनिमल्स चल सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। प्लांट्स में ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा संभव नहीं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो एक ही स्थान पर रहते हैं। तो वहां पर
ये कंसेप्ट इस तरह से लगेगा कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन, एक पर्टिकुलर पर्यावरणीय परिस्थिति है, उसमें किसी कारक की बहुत अधिकता है, तो वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ कंपैरेटिवली कम होगी, स्लो होगी, प्लांट्स वहां पे कम हो गएंगे। और ऐसा एरिया जहां पे कंडीशंस आइडियल होंगी, वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ अधिक हो जाएगी, संख्या भी अधिक हो जाएगी। फिर अपन दूसरे एक्सट्रीम में जाएंगे, मान लीजिए वही कारक एक जगह तो बहुत ज्यादा था, एक जगह बहुत कम था, तो जहां पे ज्यादती है, बहुत अधिकता है, वहां पे भी ग्रोथ कम होगी, वहां पे भी संख्या कम मिलेगी। और जहां कमी है वहां पे भी धीरे धीरे यही होगा कि वो संख्या प्लांट्स की वहां पे भी कम होगी और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो एक्सट्रीम को, अति को हर जीव जंतु अवॉइड करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। वो कहाँ रहना प्रेफर करता है? जहां पे कंडीशंस आइडियल हो, ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम का मतलब है यहाँ पे अनुकूलतम, खाने के लिए संघर्ष कम से कम हो, रहने के लिए जगह का संघर्ष कम से कम हो। उस स्ट्रगल को अवॉइड करने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो नॉर्मली ऐसी रेंज में रहना प्रेफर करते हैं जो उनके लिए सबसे कंफर्टेबल हो, अनुकूलतम हो। तो इस बात को अगर अपन थ्योरेटिकल रूप में व्याख्या करें तो ये बात इस तरह से लिखी जाएगी कि लिविक के बताए कंसेप्ट के अनुसार किसी भी पर्यावरणीय कारक की न केवल सीमाकारी, कोई भी पर्यावरणीय कारक न केवल सीमाकारी हो सकता है बल्कि अपितु किसी कारक की अधिक मात्रा या अत्यधिक मात्रा भी सीमाकारी हो सकती है। कोई भी कारक बहुत ज्यादा होगा तो वो भी लिमिटिंग हो सकता है, जैसे कि लाइट, तापमान और जल। ये एक पॉइंट हो गया। अब अपन ने पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी को लिखा है यहाँ पे कि जीव अधिकतर कारकों की बहुत अधिक और बहुत कम के मध्य की रेंज में रहना पसंद करते हैं। न तो बहुत अधिक में रहते हैं न बहुत कम में रहते हैं, वो एवरेज की रेंज में रहना पसंद करते हैं। तो ये जो लिमिट है, ये जो सीमा है, ये कहलाती है लिमिट ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस को हिंदी में कहते हैं सहनशीलता। लिमिट ऑफ टॉलरेंस, कितना सहन कर सकते हैं, कितनी तो कमी सहन कर सकते हैं, कितनी अधिकता सहन कर सकते हैं। ये लिमिट ऑफ टॉलरेंस हर जंतु के लिए अलग अलग होती है, हर जीव के लिए अलग अलग होती है। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया? एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे, अर्नस्ट शेलफोर्ड, उन्होंने 1931 में दिया। उन्हीं के नाम पर ये कहलाता है शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने अभी बताया आपको, यदि किसी स्पीशीज के लिए किसी पर्यावरणीय कारक की लिमिट ऑफ टॉलरेंस एक्सीड हो जाती है, यानी कि सामान्य से बहुत अधिक हो जाती है, तो उस केस में पुनः सामान्य स्थिति जब तक नहीं आएगी ना वहां पे, वो एनिमल या वो प्लांट नॉर्मली उस रेंज में नहीं आएगा। समझ रहे हो? ये वह स्पीशीज या तो वहां से डिसअपियर हो जाएगी या तो वहां से उस एरिया से गायब हो जाएगी, उस रेंज से बाहर चली जाएगी बिल्कुल, है ना, या अथवा उसकी संख्या वहां पे बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने से पहले वहां पर एक क्षेत्र और विकसित होता है, वो कहलाता है जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। एक कार्य की दबाव या कार्य की तनाव का क्षेत्र, जिसमें जंतु पूरी तरह से वहां से गायब नहीं होगा, बस उसकी संख्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार तो वहां पे 100 जंतु उपस्थित हैं, दूसरी जगह 0 ही हो गए उसी समय 0 नहीं होंगे, तो 100 से पहले रिड्यूस होंगे। अगर जोन ऑफ स्ट्रेस आता है तो 100 से रिड्यूस होंगे तो कितने होंगे? हो सकता है पहले 80 हो, 70 हो, 50 हो, 40 हो, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होते होते 0 हो जाते हैं। तो ये उनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस जहां तक थी, वो अपने पास में एक आइडियल ऑप्टिमम रेंज में जीव जंतु रहना पसंद करते हैं। ये सारे के सारे कारक, टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी, फूड की अवेलेबिलिटी, इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को अपन एक ग्राफिकल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस को एक रेखाचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर स्पष्टता के साथ जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया गया है। शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सिंपल शब्दों में सहनशीलता, बर्दाश्त की सीमा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एनवायरमेंट है, चाहे वो जलीय चाहे वो स्थलीय वातावरण है, दोनों में इस तरह के जोन्स होते हैं। इसमें से एक्सट्रीम यानी कि अति, एक तो है लोअर लिमिट ऑफ टॉलरेंस, इंटॉलरेंस, देखना लोअर लिमिट ऑफ इंटॉलरेंस यानी कि टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता की कम सीमा, यह है अपर लिमिट ऑफ टॉलरेंस। ज्यादा से ज्यादा कितना सहन कर सकते हैं, कम से कम कितना सहन कर सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब इसके इन पॉइंट्स के अनुसार ये
1 2 3 4 5, ये 5 जोन है इसके अंदर, ये 5 रेंज है इसके अंदर। ऐसा मान लीजिए आप उसी एनवायरनमेंट में एक तो आता है जोन ऑफ इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस मतलब सहन कर ही नहीं सकते। एक उससे पहले जस्ट पहले आता है जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, जहां पे कार्य की तनाव होता है, बड़ा मुश्किल होता है रहना। एक होता है ऑप्टिमम रेंज, जहां पे वो सारी एनवायरमेंटल कंडीशन, सारी पर्यावरणीय परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूलतम होती हैं। एक वापस से उसके अपर में, अपर लिमिट यानी कि उसकी अति, कम का मतलब है लोअर। तो जब उसकी अपर लिमिट आती है तो उस अपर लिमिट में ऐसा नहीं कि सीधी अपर लिमिट आ जाती है, उससे पहले भी यही आता है जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। जैसे यहाँ कम पे आया था जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, ऐसे यहाँ ज्यादा आने पर उससे पहले भी आया जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, कार्य की तनाव का, ये कार्य की दबाव का क्षेत्र है। और उसके बाद आ गया जहां पे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो सकता, बिल्कुल सहन नहीं हो सकता, तो ये जोन हो गए सामने। अब इन अलग अलग जोन्स में जीवों का जो वितरण है, जंतुओं का जो वितरण है, वो वितरण उनकी टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली होता है, उनकी सहनशीलता के अनुसार होता है। तो अपन क्या देख रहे हैं, ये जीवों की संख्या देख रहे हैं आप इधर, ये पॉपुलेशन लिख रखा मैंने। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। जब आप देखेंगे कि ऑप्टिमम कंडीशन है, यानी कि अनुकूलतम परिस्थितियां हैं, तो उस अनुकूलतम परिस्थितियों में जीवों की संख्या अधिकतम है, मैक्सिमम। और उस अनुकूलतम से आप दोनों जोन में गए, एक तो अपर लिमिट में गए या फिर लोअर लिमिट में गए। तो जैसे ही अपर या लोअर लिमिट में जाएंगे तो उससे पहले ये इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना, जीवों की संख्या धीरे धीरे कम होगी। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब बहुत ज्यादा, बार बार। इनफ्रीक्वेंट मतलब कम। यहाँ पे जीवों की संख्या तुलनात्मक रूप से कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत लोअर लिमिट होने से पहले भी और बहुत ज्यादा लिमिट होने से पहले भी। तो ये जीवों की संख्या कम हो जाती है, ये पॉपुलेशन यहाँ पे घट गई। और जब आई लिमिट ऑफ इंटॉलरेंस के साथ बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपने को जीव नहीं मिलेंगे, चाहे वो लोअर लिमिट हो चाहे वो अपर लिमिट हो, यहाँ पे भी कोई जीव नहीं मिलेगा। तो जीव कहाँ मिलेंगे, किसी भी एनवायरनमेंट में जहां पे परिस्थितियां सबसे अनुकूलतम हो। अनुकूलतम से प्रतिकूल परिस्थिति आने से बीच का जो क्षेत्र आता है, ये कहलाता है जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। ये दोनों में होता है, अपर लिमिट में भी होता है और लोअर लिमिट में भी होता है, जहां पे जंतुओं की संख्या जो होती है वो मैक्सिमम से तुलनात्मक रूप से कम होती है। तो इन बिंदुओं को यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है कि अधिकतम जीव ऑप्टिमम यानी कि अनुकूलतम रेंज में उपस्थित होते हैं, ये आपने देख लिया। दूसरी कंडीशन है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जोन में जीवों की संख्या कम हो जाती है। ये दोनों फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के जोन है, एक अपर लिमिट में आ गया, एक लोअर लिमिट में आ गया। इसमें जंतुओं की संख्या कम हो गई, देख रहे हैं आप ग्राफ के अंदर। और तीसरा है जोन ऑफ इंटॉलरेंस। ये जोन ऑफ इंटॉलरेंस का मतलब सहनशीलता के जोन से बाहर निकल गया, वो चाहे वो लोअर लिमिट हो चाहे वो अपर लिमिट हो, दोनों से बाहर निकलते ही वो जीव वहां से लगभग अनुपस्थित हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये है शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस का एक रेखा चित्र के रूप में उसका विवरण। ठीक है, जब अपन बात करते हैं शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस की, तो इसमें कई पॉइंट्स आगे जाके साइंटिस्ट ने और ऐड किए और वो काफी यूजफुल हैं, उपयोगी हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई भी होते हैं। उनमें से एक पहला पॉइंट है कि कोई भी जीव एक पर्यावरणीय कारक हेतु वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस दर्शा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस दर्शाए। दूसरे के लिए हो सकता है वो नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस दर्शा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोलॉजिकल फैक्टर, उसके लिए तो मान लीजिए कोई एनिमल है वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस शो कर रहा है। सपोज कीजिए एक फिश का एग्जांपल मैंने लिखा है। मछली जो होती है वो जल में रहती है और जल में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उस डिजॉल्व ऑक्सीजन से उससे गिल्स जो होते हैं वो उसको ले लेते हैं ऑक्सीजन को, है ना। अब वो ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी जाए तो नेचुरल है मछली की जो लाइफ साइकिल उस पर थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। लेकिन इसकी तुलना, ऑक्सीजन की तुलना अगर अपन जल से करें तो जल के बिना तो वो रह ही नहीं सकती। तो यहाँ पे दो फैक्टर का डिस्कशन हुआ, एक तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन और एक जल की उपलब्धता। तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो मछली कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर सकती है, लेकिन पानी ही नहीं है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो एक फैक्टर के लिए तो रेंज ऑफ टॉलरेंस ज्यादा है और वो है ऑक्सीजन, और दूसरे फैक्टर यानी कि जल, उसके लिए मछली की रेंज ऑफ टॉलरेंस बहुत कम है।
तो एक पॉइंट ये इसके अंदर ऐड हो गया कि एक फैक्टर के लिए तो रेंज ऑफ टॉलरेंस बहुत ज्यादा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो सभी फैक्टर के लिए रेंज ऑफ टॉलरेंस जंतु की अधिक हो, दूसरे फैक्टर के लिए कम भी हो सकती है। ठीक है, ये मछली के एग्जांपल से अपन समझ गए। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे जो इसमें ऐड किया गया, ऐसे जीव जो वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस दर्शाते हैं उनका भौगोलिक वितरण नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस दर्शाने वाले जीवों से अधिक होता है, अर्थात रेंज ऑफ टॉलरेंस जीव के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को नियंत्रित करता है। इसको आप यूं समझें कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, कोई भी एक्सवाइज है, वो पूरा विश्वव्यापी है। अपन जूलॉजी में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जब जंतु का वितरण लिखते हैं तो जंतु के वितरण के आगे लिख देते हैं जंतु विश्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल। इसका मतलब क्या है कि वो विश्व के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है। लेकिन दूसरे जंतु के लिए अपन लिख देते हैं कि वो एंडेमिक है, अर्थात एक विश्व के पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है, बाकी जगह कहीं नहीं पाया जाता। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस किसकी ज्यादा हुई? जो कि कॉस्मोपॉलिटन है, जिसका वितरण विश्वव्यापी है। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस अगर अधिक होगी तो जंतु का भौगोलिक वितरण यानी कि पृथ्वी पे उसका जो उपस्थिति है वो अधिक स्थानों पर होगी। किसी ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए एक पोलर बियर है, बर्फ में रहने वाला भालू पोलर बियर जो बर्फी क्षेत्रों में पाया जाता है, उसको अगर आप जाके डेजर्ट में छोड़ दोगे वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस वो लो टेम्परेचर -20, -10, -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो चलेगा। जैसे ही आपने वो टेम्परेचर उसके लिए बढ़ा दिया तो वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इस तरह से अपन दूसरा एग्जांपल देखें, मान लीजिए एक रोडेंट है, रोडेंट कहते हैं अपन क्लास मैमेलिया का एक ऑर्डर है रोडेंशिया, जिसमें आते हैं चूहे, गिलहरी वगैरह इस तरह के जंतु। ये सामूहिक रूप से कहलाता है रोडेंट्स। अपने को ये पता है कि चूहे विश्वव्यापी हैं, देश के हर कोने में पाए जाते हैं, विश्व के हर कोने में पाए जाते हैं। तो रोडेंट्स का यानी कि खासतौर से चूहों की मैं बात करूं तो उनका जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो ज्यादा है, इसलिए वो विश्वव्यापी है। वो किसी भी तरह की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रह सकते हैं, इसलिए इनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस अधिक हो गई तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अधिक हो जाता है। यही हाल कीटों का, इंसेक्ट्स का है। इंसेक्ट भी विश्वव्यापी है तो उनका भी रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है? रेंज ऑफ टॉलरेंस पे। टॉलरेंस अधिक है, वितरण या भौगोलिक वितरण अधिक है। रेंज ऑफ टॉलरेंस कम है, भौगोलिक वितरण भी कम है। एक पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि यदि किसी जीव का इकोलॉजिकल फैक्टर के संदर्भ में परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तो दूसरे इकोलॉजिकल फैक्टर के लिए भी वो हो सकता है उसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस कम हो जाती है। फिर मान लीजिए एक इकोलॉजिकल कारक, सपोज कीजिए फूड की अवेलेबिलिटी, भोजन की उपलब्धता। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में भोजन की उपलब्धता कम हो गई। अब भोजन की उपलब्धता कम है लेकिन आपने आवास खूब सारा दे रखा उसको रहने के लिए, तो ऐसे में वही आवास का क्या रोल हो गया? जब खाना ही नहीं है रहने के लिए तो रह के भी वहां पे क्या कर लेगा और कितने दिन सर्वाइव कर लेगा, कितने दिन जिंदा बच जाएगा? तो अपन ने जैसे भोजन को कम किया उसका वैसे ही वो जंतु स्ट्रेस में चला गया, जंतु तनाव में चला गया, तो नेचुरल है उसका वहां पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ये बात प्लांट्स पे लागू होती है। अगर आपके साथ खूब सारा एक बढ़िया गार्डन तैयार कर दिया लेकिन उस गार्डन में पौधे लगा दिए और आपने एक फैक्टर को वहां से हटा लिया तो कितना अच्छा गार्डन बना लो आप, तो प्लांट वहां पर सर्वाइव नहीं कर। तो दूसरे फैक्टर के लिए भी रेंज ऑफ टॉलरेंस कम हो जाएगी। एक फैक्टर को अगर आप कम कर देंगे तो दूसरे फैक्टर के लिए भी रेंज ऑफ टॉलरेंस उस ऑर्गेनिज्म की, उस जीव की नैरो हो जाएगी। ये पॉइंट्स हैं जो कि शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस में बाद में ऐड किए गए। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी अपन डिस्कस करते हैं। शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस में जो पॉइंट्स और ऐड किए जाने हैं उनमें से एक और है, उसको समझें अपन कि एक ही स्पीशीज है, उसका भौगोलिक वितरण अच्छा खासा है, विश्वव्यापी है। थोड़ी देर के लिए समझें आप, भौगोलिक वितरण अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्पीशीज के सभी मेंबर, सभी सदस्य एक सी क्लाइमेटिक कंडीशन, एक सी पर्यावरणीय परिस्थिति में रहने के आदी होते हैं, नहीं। ये तो डिपेंड करता है उस स्पीशीज के कुछ मेंबर्स यदि एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं जहां पे तापमान सालाना बिल्कुल सर्दी जैसा रहता है, 20 डिग्री से ऊपर कभी जाता ही नहीं है, और उसी स्पीशीज के कुछ मेंबर्स इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं जिनके लिए मतलब यूं कह सकते हैं ना करीब 35 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कभी कभार तापमान आता है, उससे ऊपर रहता है, यानी कि अधिकतर वो गर्मियों का कंडीशन में रहता है। तो है तो वही स्पीशीज, उसके सब डिविजन्स हो जाते हैं फिर बाद में, तो उनकी जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है, एक ही स्पीशीज है, स्पीशीज एक ही है, लेकिन उसकी जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो दो अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर रहने के कारण अलग अलग हो गई,
बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से समझा रहा हूं कि एक ही स्पीशीज के सदस्य जो भिन्न भिन्न आवासों में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि पर्यावरणीय परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, तो उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर्स भी अलग अलग हो जाते हैं। जब लिमिटिंग फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं तो नेचुरल है उनके लिए फिर क्या कह सकते हैं ना, जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो भौगोलिक कारक हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो उसी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन पर रहने के लिए ज्यादा अनुकूल होते हैं एज कंपेयर टू उनके काउंटर पार्ट जो दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं। तो है तो एक ही स्पीशीज, तो ये है रेंज ऑफ टॉलरेंस। एक ही स्पीशीज के अंदर रेंज ऑफ टॉलरेंस अलग अलग हो सकती है। दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में, एक ही स्पीशीज के लिए लिमिट ऑफ टॉलरेंस या रेंज ऑफ टॉलरेंस डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ने कैसे लिखा, एक ही प्रजाति के लिए लिमिट ऑफ टॉलरेंस तथा किसी फिजिकल फैक्टर के लिए, फिजिकल फैक्टर मतलब आप समझ गए होंगे, ये धूप है, पानी, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये लिए ऑप्टिमम रेंज यानी कि अनुकूलतम रेंज वहां की भौगोलिक कारकों तथा वहां के क्लाइमेट के अनुसार भिन्न हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी स्पीशीज के लिए सर्वाइवल के लिए, जीवित बचे रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो डार्विन वाला कंसेप्ट। डार्विन साहब ने कहा था कि किसी भी स्पीशीज को अगर पृथ्वी पे सर्वाइव करना है, जीवित बचे रहना है, तो उसकी प्रजनन दर, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके कंपिटिटर्स यानी कि उसके प्रतिस्पर्धियों से अधिक होनी चाहिए, तब जाके वो बची रहेगी। नहीं तो कंपटीशन इतना ज्यादा होगा कि आपस में लड़के वो जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो जीत जाएगा, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वो जीत जाएगा संख्या के बल पर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेलिकेट, सबसे ज्यादा नाजुक कौन होता है? अगर अपन ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई करें तो बच्चा सबसे ज्यादा नाजुक होता है, बीमार सबसे ज्यादा बच्चा होता है, फिर बुजुर्ग होता है। इसी तरह से अगर अपन दूसरे जीव के संदर्भ बात करें तो सबसे ज्यादा डेलिकेट होते हैं प्रजनन वाली अवस्था के जंतु, रिप्रोडक्टिव एज वाले जंतु, जिनको प्रजनन काल से गुजरना होता है, जिनको प्रजनन करके अंडे देने होते हैं। हो सकता है उन अंडों से कईयों में से लार्वल अवस्थाएं आती हैं जो कि अल्पकालिक होती हैं, पानी में रहती हैं। मान लीजिए मच्छर, एक मॉस्किटो है, उसका ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है, ये गंदे नाले, रुका हुआ पानी, इस तरह के जहाँ पे वो ब्रीडिंग करता है। मान लीजिए नालियां नहीं है, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पे ब्रीडिंग हो जाएगी। मान लीजिए आपने पूरा ही साफ कर दिया तो मच्छर भी साफ हो जाएंगे वहां से। आपने एक स्वच्छ जल ली है, किसी भी एक उभयचरी, एक फ्रॉग का एग्जांपल ले लीजिए। फ्रॉग रिप्रोडक्शन कब करता है? जब पानी होता है। क्यों? क्योंकि वो जो लार्वा होता है ना, उसको पानी चाहिए। पानी वहां से हटा देंगे, फ्रॉग का रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस किसकी कम हुई? फ्रॉग की नहीं, वो लार्वा की कम हो जाती है। ये कंसेप्ट आप प्लांट्स पे लगा दीजिए। प्लांट्स के अंदर सबसे डेलिकेट होते हैं फ्लावर्स, उनके फूल। सबसे ज्यादा तेज धूप पड़ी, सबसे पहले फूल मुड़ जाएंगे। पानी कम दिया तो भी फूल मुड़ जाएंगे। तो फ्लावर क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्टी तो है ना। एक पादप का जो प्रजनन अंग है वो क्या है? उसका फूल है। तो वो फूल सबसे ज्यादा डेलिकेट होता है। उसकी जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस होती है, जो रेंज ऑफ टॉलरेंस होती है, वो सबसे कम होती है। उसका बीज है, उसकी भी जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस होती है वो भी सबके अलग अलग होती है। तो अपन यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी जीव की जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज की जो होती है ना, वो नैरो होती है, सक्रिय होती है, एज कंपेयर टू किसके? उसके एडल्ट की तुलना में। तो इसको अपन ने कैसे लिखा? यदि पर्यावरणीय कारक सीमाकालीन हो जाते हैं तो जंतु की प्रजनन क्रिया सबसे पहले या सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, प्रजनन क्रिया में भाग रहे जो जीव भाग ले रहे हैं उनकी जो रेंज ऑफ टॉलरेंस है वो कम हो जाती है या कम आ जाती है। जैसे कि भ्रूण, जैसे कि लार्वा अवस्थाएं, फूलों और पादपों के बीज, और ये सारा इनकी कम होती है। फिर एक एग्जांपल लिखा है मैंने। ये एक जंतु है, केकड़ा, समुद्री केकड़ा, एक प्रजाति है ब्लू सी क्रैब। इस ब्लू सी क्रैब की जो प्रजनन की क्रिया होती है वो समुद्र में होती है, क्योंकि ये केकड़ा बेसिकली मैरीन आर्थ्रोपोड है अपने। तो इसमें क्या है कि जो लार्वा आएगा ना इसका, क्रैब का, केकड़े का लार्वा, वो स्ट्रिक्टली सख्ती से समुद्र में ही जीवित रह सकता है। लेकिन ये एडल्ट क्रैब जो है ना, ये समुद्र से निकल के कभी कभार ये नदियों के मुहाने तक और नदी में कुछ दूरी तक जा भी आता है, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी लिमिट ऑफ टॉलरेंस या रेंज ऑफ टॉलरेंस अधिक है। तो अडल्ट केकड़ा वो नदी में भी जीवित रह सकता है कुछ समय के लिए, कुछ दूरी तक जाके, लेकिन वो लार्वा जो है वो स्ट्रिक्टली वो मैरीन वाटर में ही जिंदा रहेगा। फ्रेश वाटर में जाते ही
उसके सर्वाइवल के चांस कम हो जाएंगे। तो ये अपन कैसे लिखते हैं कि अडल्ट ब्लू सी कैम नदियों में कुछ दूरी तक जा सकता है। कौन? अडल्ट वयस्क। परंतु उसका जो लार्वा है वो केवल समुद्री जल में जीवित रह सकता है। अतः यह प्रजाति केवल समुद्री आवास में प्रजनन कर सकती है। अगर अपन ये उम्मीद करें कि फ्रेश वाटर में रिप्रोड्यूस कर लेगी तो नहीं कर सकती। इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला कि इस परिस्थिति में जो नदी का जो पर्यावरण है, रिवर का जो एनवायरनमेंट है, वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है। इसके लिए, इस ब्लू सी क्रैब के लिए, यह लिमिटिंग फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट।